सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन एसएन रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। समीर गोयल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक और बहुत स्पेशल एपिसोड जिंदगी अनप्लग्ड में, जहां हम बात करेंगे आपकी बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एंड ऑथर्ड बुक एकलव्य के बारे में, जो बहुत सारे प्रैक्टिकल इंसाइट्स आजकल के लोगों के साथ शेयर करती है। तो सर, आप कैसा फील कर रहे हैं अपने खुद के एक एसएन रेडियो के एक शो में आने की? क्या फीलिंग है आपकी? और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लाइक आई सेड, जैसे मेरा प्रीवियस इंटरव्यू भी आपके साथ बहुत ही एक्साइटिंग और एंथ्रॉलिंग था, तो ये एक्सपीरियंस भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप कैसा फील कर रहे हैं सर? देखो यार, ऐसा है कि थोड़ा सा अभी मैं जो कहने वाला हूँ आपको ड्रामेटिक लगेगा। अभी जस्ट आज ही हमारे जो फेलो रेडियो फ्रेंड हैं आरती जी, शी इज़ मेकिंग अ प्रोग्राम ऑन गज़ल्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी गज़ल बता दीजिए एंड व्हाई एग्जैक्टली डू यू लाइक दिस गज़ल। तो ठीक है, मैंने उनको बताया जो मुझे अच्छी लगती है। वैसे बहुत ज़्यादा मैं गज़लों में नहीं घुसा हुआ हूँ, तो खैर वो शुजात खान साहब की गज़ल है, तो उसमें जो एक अल्फाज आते हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि कैसा महसूस हो रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे आने पर, और आपकी बेबी पे, यस, आपके बेबी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। यस, लेट्स रीफ्रेज इट अ लिटिल। यस, ओके। तो होता क्या है कि मैंने उसमें ये चीज़ बताई कि सभी लोगों से बातचीत करना, देखो ये बड़ा मदरहुड स्टेटमेंट लगेगा कि जब कभी भी मैं किसी से बात करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, वो अगला व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अब उसके लिए किसी भी तरीके का पैसा वैसा भी मेरे लिए मायने नहीं रखता, ध्यान ही नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती। जबकि इस चीज़ पर मेरे को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार थोड़ा सा ख्याल रखा करो कि भाई अपना भी, यू शुड बी स्लाइटली सेल्फिश, है ना? करेक्ट। तो उस गज़ल में उन्होंने ऐसा कहा है कि इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या बात है। मतलब पॉइंट ये है कि सब लोगों से बात करते करते वही चीज़ मैंने आरती जी को भी कही। उन्होंने पूछा कि क्यों पसंद है, तो मैंने कहा भाई सब लोगों से बात करते 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 मैं भूल ही गया हूँ कि मुझे बुक्स लिखनी पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, बड़ी सारी चीज़ें पसंद हैं जो शायद थोड़ा सा बैक स्टेज ले रही हैं। तो और लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में देखें तो मुझे आजकल लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, उसका अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा कि अपने ही प्लेटफॉर्म पर आकर जाहिर सी बात है, आई एम अमेज्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ मैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जी, और आपके बारे में भी कोई जानना चाहता है, जिस तरह से आप लोगों को जानना चाहते हैं, आपसे भी लोग पूछना चाहते हैं, जैसे कि मैं उनमें से एक हूँ, कि आपको क्या पसंद है। जैसे आपको बुक्स लिखना पसंद है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? एंड जैसे आपने कहा कि लोगों को आपसे बात करके एक स्माइल आ जाती है, वो बहुत सच बात है, क्योंकि आपकी आवाज में वो जादू है। मतलब there's some magic in your voice जो सुनते ही एक स्माइल आ जाती है, and it just doesn't cease throughout the conversation. तो yeah, congratulations on that, sir. Thank you so much. जी,
चलिए सब फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, डीप डाइव करते हैं आज हम एकलव्य की जर्नी पे। एक सवाल तो मेरा वही है, बहुत ही क्लीशे सवाल, कि एकलव्य की जर्नी शुरू कैसे हुई, किस तरह से आपने पेन पेपर ड्राफ्ट करना शुरू किया इस पूरी बुक को, और कैसे ये थॉट आपके दिमाग में सीड डला कि मुझे इस तरह की एक बुक लिखनी है जो इतनी प्रैक्टिकल है, इतनी रियलिस्टिक है, येट इतनी प्रिंसिपल्ड है। तो ये कैसे हुआ? और दूसरा, लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा से डिफरेंट है? आपने पढ़ी है बुक? जी बिल्कुल बिल्कुल। Alright. मेरी जर्नी के थ्रू मैं बॉम्बे जा रही थी, तो ट्रेन जर्नी में मैंने पढ़ी। बहुत ही खूबसूरत बुक है सर। ओके अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा इस चीज़ को। आई वॉज इन जयपुर अराउंड 7-8 साल पहले मैं वहाँ पर था, तो एक मौका मिला टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल क्लब ज्वाइन करने का। हमारे सुनने वालों में से बहुत लोग जानते भी होंगे इसको, और अगर नहीं जानते हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल करो टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल क्लब। तो इसको ज्वाइन किया, फिर उसमें मॉड्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्लब होता है कि जहाँ पर आपको बोलने का मौका मिलता है, दूसरे लोगों को सुनने का भी मौका मिलता है, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आ जाता है। और उसमें मॉड्यूल्स होते हैं इंटरनेशनली। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे याद नहीं अभी। वहाँ से बाकायदा आपके पास 2 या 3 बुक्स आती हैं जिसमें मॉड्यूल्स लिखे होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। राइट। कंप्लीट करने मतलब होता है कि आपको एक टॉपिक चुनना है और 5 मिनट के लिए आपको टाइम मिलेगा। यू नीड टू ब्लॉक और बुक योर स्लॉट कि अगली मीटिंग में साहब मैं करूँगा। उस तरह से बुकिंग डलती है, कोई कॉस्ट नहीं है इसमें, नथिंग। और आपको अपना स्पीच प्रिपेयर करनी है और वहाँ पर डिलीवर करना है 5 मिनट। और वहाँ पर जजेस हो रहते हैं, हमारी टीम के ही होते हैं लोग, वो जज करते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें एक मॉड्यूल आया, अब प्रिसाइसली क्या मॉड्यूल था वो मुझे याद नहीं पड़ रहा है। तो सोचता रहा, मैंने बुक तो कर दिया फ़ौरन, क्योंकि बुक करने के लिए भीड़ लगती है। उसके बाद आई केप्ट ऑन, 1 हफ्ते का वक्त होता है, आई केप्ट ऑन थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। और फिर मुझे लगा कि एक किसी कैरेक्टर के ऊपर बात करने की बात थी। तो मुझे अचानक से पता नहीं कहाँ से एकलव्य स्ट्राइक किया। थोड़ा सा पढ़ा, और जितना भी बचपन से जानते थे महाभारत को और सुना समझा था, फिल्मों में देखा था मम्मी पापा से, तो देखा और लगा कि यार एकलव्य के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। ना तो कोई लिटरेचर है, ना कोई बहुत लंबी चौड़ी बुक्स हैं, कहीं वेद पुराणों में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या चक्कर है। तो थोड़ा सा डीप जाकर देखने की कोशिश की, तो बड़ा बेचारा सा, मतलब बहुत ही पुअर बेचारा सा एक कैरेक्टर दिखाई दिया, जिसके साथ यूं देखा जाए तो हर समय बेइंसाफी ही हुई। बिल्कुल। तो मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो गया उस चीज को लेके कि यार ये क्या नाटक है। फिर अगर इतनी ही बेइंसाफी दिखानी थी तो फिर उसका जिक्र ही क्यों किया गया, जिक्र ही ना करते। तो फिर मुझे थोड़ा सा, देखो ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा ये बात कहने के लिए, हो सकता है उनकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा अर्जुन के ऊपर और द्रोणाचार्य के ऊपर गुस्सा आ गया। करेक्ट। कि क्या मतलब अपनी अनफेयर। हाँ, अपनी वो टीचर थे तो अपनी ईगो को, इतना बड़ा ईगो को दिखलाने के लिए, और अर्जुन क्योंकि एक आर्चर था और उसको ये साबित करने के लिए ही इज द बेस्ट, मतलब उन्होंने जानबूझ के एक एकलव्य जैसे एक चरित्र का निर्माण किया, जबरदस्ती उसका निर्माण किया गया, शो किया गया कि वी आर द बेस्ट और ये देखो। बाकी और कहीं पर उनकी महानता के जिक्र नहीं आते हैं, मतलब जानबूझकर एकलव्य को बनाया गया कि साहब उनकी महानता दिखा दी जाए। तो इस चक्कर में मुझे थोड़ा और गुस्सा आ गया। मैंने यार ये क्या नाटक हो रहा है। तो मैं एकलव्य की तरफ थोड़ा और झुक गया, इमोशनली अटैच हो गया उससे। राइट। फिर थॉट प्रोसेस चलता रहा, फिर इसके बाद स्पीच बनाई और दे दी। ओके, जो भी स्पीच थी मेरी, बट वो स्पीच अटक गई दिमाग में और चलती ही रही, कई साल गुजर गए। और उस स्पीच ने और एकलव्य के चरित्र ने ना मुझे छोड़ा नहीं। बार बार मुझे ये लगता रहा कि फिर जैसे जैसे सोचते गए तो नीचे उतरते चले गए। फिर इसके बाद ब्रायन ट्रेसी की एक मेरे को बुक मिली। ब्रायन ट्रेसी इज़ अ वेरी फेमस राइटर जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लिखा है ना।
ईट दैट फ्रॉग, उनकी जो सबसे अच्छी फेमस बुक है वो है ईट दैट फ्रॉग। राइट। बट वेल समहाउ मैं ब्रायन ट्रेसी से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ। आई डोंट लाइक हिम। जो भी है ये मेरा पर्सनल व्यू है। जी जी। लेकिन उनकी एक बुक मेरे को मिली जो यूनिवर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने लिखा था जी। तो मतलब मेरे ख्याल से 24-25 प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, तो पढ़ा, अच्छा लगा। तब मेरे को अचानक से स्ट्राइक हुआ कि एकलव्य इन प्रिंसिपल्स में कहाँ पर फिट होता है। तो देखा कि वो तो कहीं भी फिट नहीं होता है। तो मैंने कहा यार इसका मतलब अगर नेचर ने उस चरित्र को बनाया था तो कुछ तो सोच के बनाया होगा ना। करेक्ट। तब ये प्रिंसिपल मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि एकलव्य जो था वो एलिजिबल था, पात्र था, मतलब वो शिक्षा पाने के लिए अधिकारी था। उसको न तो उसकी माँ ने बनाया था अधिकारी, न बाप ने बनाया था, न इस दुनिया ने बनाया था, न उस टीचर ने बनाया था, न अर्जुन ने बनाया था, न उस समय ने बनाया था। लेकिन उसकी जो मतलब उसकी जो क्या बोला ज़ील थी सीखने की, वो इतनी ज्यादा थी कि वो एलिजिबल बन गया। तो ये लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी इस तरीके से एग्जिस्ट में आया, फिर दिमाग चलता रहा और तब फिर मुझे लगा नहीं यार, आई नीड टू राइट अ बुक ऑन दिस। बस उसके बाद शुरू हो गया। फिर मेरा एक फ्रेंड जयपुर में है, साबिर, उन्होंने मेरे को वो भी कहा कि यार तुम इतना बोलते रहते हो तो फिर इसके बारे में लिख क्यों नहीं डालते हो। फिर मैंने साबिर को एकलव्य के कैरेक्टर में रख कर देखने की कोशिश की तो लगा कि ये तो सारा का सारा उस पर फिट बैठ रहा है, तो और मजा आ गया। बस उसको डेडिकेट करते हुए ये बुक आ गई एग्जिस्टेंस में। हाउ ब्यूटीफुल सर। किस तरह से एक थॉट के ऊपर ग्रो होते होते और उसका एक एग्जिस्टेंस का रीजन जानने के लिए कि क्यों वो उस ग्रंथ में मेंशन्ड है, वो कैरेक्टर किस तरह से वो हमें इन्फ्लुएंस करना चाहता है, उसको इतना डीप में जाके आपने सोचा और उस पर डेवलप किया पूरी स्टोरी, विच इज कमेंडेबल। तो लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी इटसेल्फ क्या है सर? अगर ऑफ कोर्स जो रीडर्स हैं वो पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत क्लैरिटी से समझ आएगा, बट अगर हम इस पॉडकास्ट के थ्रू बात करें लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में तो वो क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा से कैसे डिफरेंट है? ओके, सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं कहूँ, जो कि मैंने इस बुक में भी लिखा है और आपने अभी अभी कहा कि लोग पढ़ेंगे तो जान भी जाएंगे जी, कि जिस वक्त आप बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, देखो वो शाहरुख खान की मूवी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको गिटार सीखना है, आपको कविता लिखनी है, आपको पेंटिंग, आपको स्विमिंग सीखनी है, आपको दौड़ना है, एनीथिंग, उसको सोचते सोचते आप पागल हो जाओ। बिल्कुल, मतलब हर समय आपको वही चीज़ दिखलाई दे, हमेशा आप उसी में गुम रहो कि मुझे ये सीखना है करके। तो क्या होता है कि इस प्रिंसिपल के तहत आप एलिजिबल बन जाते हो, मतलब कि आप उस शिक्षा को पाने के पात्र बन जाते हो, कैंडिडेट बन जाते हो। और जिस वक्त आप कैंडिडेट बनते हो फिर ऑटोमेटिकली ये नेचर, ये प्रकृति, टीचर आपके पास भेजती है कि लो इस बच्चे को जाओ, इस कैंडिडेट को जाओ, सिखाओ। सो आपको नहीं ढूंढना है टीचर, आपको अध्यापक, आपको अपना गुरु नहीं ढूंढना है। ये बहुत अजीब सी बात लगेगी, लोग बाग गुरु ढूंढते रहते हैं, पूरा जीवन गुरु ढूंढते हैं कि जी मेरे वो गुरु जी हैं, वो माता जी मेरी गुरु है, हम उनके पास जा रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ वो बात समझ में कभी आती नहीं है। लेकिन माई पॉइंट इज कि इफ एट ऑल यू बिकम एलिजिबल टू गेट दैट नॉलेज, वो गुरु आपके पास खुद चल के आएगा और वो कहेगा बेटा तुम पात्र हो, तुम्हें भगवान ने भेजा है मेरे से शिक्षा लेने के लिए, तो आई एम ओब्लाइज्ड। गुरु एक्चुअली ओब्लाइज्ड होना चाहिए उसको शिक्षा देने के लिए। सो दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी। अब इसका डिफरेंस अगर हम बात कर लें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो सिंपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि भाई आप किसी भी चीज को, अब उसमें कोई विद्या भी हो सकती है, ओके, पाने की बहुत 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 ज्यादा इच्छा होती है और आप विजुलाइज करते हैं, और उसमें जो सबसे बढ़िया तड़का लगता है वो होता है फीलिंग्स। आप फील करना शुरू करते हैं कि आप वो चीज या वो विद्या या व्हाटएवर आप पा चुके हैं।
इन प्रेजेंट यू हैव अचीव्ड इट। कोई घर, Right. गाड़ी, जीवन साथी, कोई बुक, कोई पेंटिंग, हेल्थ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप उसे पा चुके हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं। और उसे आप फील करते हैं। इफ एट ऑल आप बीमार हैं, आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं और आप महसूस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं दैट आई एम परफेक्टली ओके, हेल्दी। तो Correct. कायनात आपकी तरफ वो देने लग जाता है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। और लॉ ऑफ कर्मा अगर आगे बढ़े, है ना, तो जैसा गीता में हमारे बॉस कह गए, जी। करो करो, चिंता मत करो, वगैरह वगैरह। फल की इच्छा नहीं कर। मैं तो फल की इच्छा बहुत करता हूँ, मुझे तो फल की इच्छा बहुत होती है। जी, तो जी, खैर एनीवेज, जी, जैसे वो कह गए, करते चलो, जी। है ना। Right, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये बोलता है कि आपको ऐसे विजुलाइज करके बैठे रहना नहीं है, फिर कोई Right. लड्डू की तरह सामने प्रकट नहीं हो जाएगा लेके। आप काम करते रहो अपना, बिल्कुल। लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी की तरफ बढ़ो। सो एवरीथिंग एल्स विल वर्क। सो ये लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी है और ये डिफरेंस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई थिंक सबसे इसमें से प्रैक्टिकल और अचीवेबल जो मुझे लगा तीनों में से, वो लॉज में से आई थिंक दैट इज लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी की तरफ बढ़ते हो तो आप खुद को इतना निखारना शुरू कर देते हो कि अपने आप चीजें आपके लिए वर्कआउट करनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि आपने कहा कि गुरु आपके सामने अपने आप प्रकट होगा, प्रकृति खुद आपको भेजेगी कि अब आप पात्र हो, आप सुपात्र हो, और आपको अब सिखाने की जरूरत है, और अब आप रेडी हो अपनी जर्नी को इम्बार्क करने के लिए। Correct. तो आई थिंक द मोस्ट प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड इन टूडेज जनरेशन एंड इन एनी जनरेशन आई थिंक इज लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। आप पहले इस चीज का आंसर दे चुके हैं, बट फिर भी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है कि आज का जो जनरेशन है, जहां हम अगर एकलव्य वर्सेस अर्जुन की बात करें, इस चॉइस की बात करें, तो सभी एक तरह से अर्जुन ही हैं मोस्टली, क्योंकि सबके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट स्कूल्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज हैं। तो ऐसे में जो एकलव्य मॉडल है, उसमें क्या आपको लगता है कि रिसोर्सेज की कमी और रिजेक्शंस और ये जो अंडरडॉग क्वालिटी है, यही फ्यूल करती है लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी को और एकलव्य बनने में किसी को हेल्प करती है? किस तरह से आप इसको देखते हैं सर? सच कहूँ तो देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। भाई कोई कैंडिडेट है, उसके पास अच्छा स्कूल नहीं है, मे बी उसके पास बुक्स नहीं है, मे बी उसके पास वो फैसिलिटीज़, मे बी खाना नहीं है, भूख लगी हुई है लेकिन उसे पढ़ना है। वो कौन सी मूवी आई थी ना, वो एक आनंद जी वाली, जो जिसमें 12th फेल, ऋतिक रोशन ने काम किया। हाँ जी 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 जी, एक 12th फेल भी वैसे ही थी। ऋतिक रोशन वाली का नाम मैं भूल रही हूँ, बट ये ऐसा गेट इट। हाँ जी, हाँ जी, ओके। बिल्कुल। तो उसमें ऋतिक रोशन भी बोलता है कि एक लड़का आता है, उससे कहता है कि सर मुझे भी आप ट्यूशन दे दो ना। तो ऋतिक रोशन उससे कहता है कि तुमने खाना खाया है? कहता हाँ सर खाया है। कहता वो बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ उन्होंने खाना नहीं खाया है। ओके, वो भूखे हैं लेकिन वो पढ़ रहे हैं। सो एनीवेज, इस तरह से इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। माय पॉइंट इज़ कि रिसोर्सेज नहीं हैं, बुक्स नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, अच्छा कॉर्पोरेट स्कूल नहीं है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। और सो ये हुआ दूसरा पहलू सिक्के का। अगर पहलू सिक्के पहले फेस पर आए सिक्के के, तो वो ये है कि बिना फैसिलिटीज़ के भी अगर लोग एलिजिबल बनना चाहें तो उनको कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा स्कूल होगा, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, तभी आप पढ़ पाओगे और आप जीनियस बन पाओगे। ऐसा है ही नहीं, शुरू से ऐसा नहीं है। When I just had been reading this book, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि scarcity always promotes creativity। ना ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर एसी क्लासरूम्स हैं, एसी लैब्स हैं, वगैरह वगैरह, वहाँ पर क्रिएटिविटी कैसे बढ़िया हो जाती है। और जिसके पास एक छोटा सा कंप्यूटर भी ना हो वो भी क्रिएटिव हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जब स्केर्सिटी होती है ना, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल बनता है। बिल्कुल। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वो प्यूपा होता है ना, कुकून कह लो। अब वो कितनी भयंकर स्ट्रगल करने के बाद उस कुकून को तोड़कर बाहर निकलता है,
तब वो तितली बनता है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। यस तो यस। अगर आप उसकी स्ट्रगल देख के कोकून को काट दो और उसको बाहर निकाल दो, तो वुड ही बी दैट ब्यूटीफुल अ तितली? नेवर नेवर, दैट जर्नी इज इटसेल्फ द जो लाइक यू नो। तो स्ट्रगल तो होगा यार। दैट्स द पार्ट। यस यस यस। नहीं, और चलो ठीक है, एक सेकंड, एक छोटा सा रेशियो भी देख लें। एक 10% एलिजिबिलिटी का भी एक प्रिंसिपल है विच आई एम डेवलपिंग ऑन, कि आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में जो भी एक अच्छी तरीके से लोग निकलते हैं वो 10% ही हैं। आप किसी भी टीचर से पूछ के देख लो, उनके क्लासरूम में सिर्फ 10% बच्चे ही होंगे जो बहुत बढ़िया होंगे। पूरे स्कूल में देख लो, 10% बच्चे ही होंगे जो बहुत बढ़िया होंगे। तो किसी भी कॉर्पोरेट स्कूल में, फिर चाहे कोई भी ले लो आप, DPS या आई डोंट टू नेम एनी स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, उसमें से क्या ज़्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं? उसमें से क्या ज़्यादा IAS ऑफिसर्स या आर्मी पर्सनल्स या जो भी टॉप नॉच होते हैं उसमें से ज़्यादा निकलते हैं क्या? और जो गरीब बच्चे हैं उनमें से नहीं निकलते हैं? तो 10% का फॉर्मूला उधर भी है, उधर भी है, हर जगह है। तो मेरे हिसाब से डजंट मैटर कि बंदा बहुत सारी प्रोविजंस के साथ है या स्केर्सिटी में जी रहा है। बट अल्टीमेटली इट इज दैट, वही स्कैरसिटी है जो कहीं ना कहीं आपको फ्यूल कर सकती है और उस एक्स्ट्रा जाने के लिए इंस्पायर कर सकती है। क्योंकि आई थिंक कई बार आपकी लड़ाई खुद से ज्यादा आपके समाज से हो जाती है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो कैलिबर है और मैं करके दिखाऊंगा। तो वो जो क्वालिटी है वो कभी कंफर्ट के साथ आ ही नहीं सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको स्लॉग करना पड़ेगा। एंड दैट इज द ओनली रीजन। आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैं 1 लाइनर आंसर दे देता हूँ कि इसी वजह से मुझे एकलव्य पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन तो पैम्पर्ड है यार। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनको पूरी थ्रू आउट हिज जर्नी उनको कैरी किया गया है हाथों में। एंड खैर ये एक और डिस्कशन है फॉर सम अदर डे, मे बी व्हेन वी आर मोर इन इनफॉर्मल सेटअप। बट यस, आई डू अग्री एंड आई ऑलवेज टेक, मतलब मेरा भी एक यही पर्सपेक्टिव रहता है लाइफ में कि आई ऑलवेज गो एंड स्टैंड ऑन द साइड जो अंडरडॉग्स का होता है, जो जो परसेंटेज कम होता है वही मेरे को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज आई थिंक देयर स्ट्रगल्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड उनके साथ खड़ा रहना मुझे ज्यादा पसंद है। ये इट जस्ट कम्स नेचुरली टू मी, सो आई शेयर योर थॉट, आई एको योर थॉट इन एवरी विच वे सर। सो आगे चलते हैं और इसी इन्हीं बातों के बीच अगर कोई गाना, हम गाने का ब्रेक लें, तो वो कौन सा गाना होगा जो इस मोड पे, इस टॉपिक्स के बीच आप सुनना चाहेंगे? ये तो डिफिकल्ट है यार, मतलब तो पहला गाना मैं अपनी मर्जी से चलाती हूँ, फिर आप जब तक सोच लीजिए सेकंड सॉन्ग। राइट, ओके, गो अहेड। तो आई थिंक शिद्दत की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वो लक्ष्य फिल्म का गाना आ रहा है, हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। तो सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत लक्ष्य फिल्म से, हाँ यही रास्ता है तेरा। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां क्या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई
आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। चलिए, जी बिल्कुल। सर 20 ईयर रूल के बारे में आपने बात की है, जो बो ईजन की एक बुक से इंस्पायर्ड है, देयर इज नो प्लान बी फॉर योर प्लान ए करके उनकी एक बुक है, और उसमें उन्होंने भी बात की है कि किसी भी चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए, स्किल्ड बनने के लिए उस चीज में आपको 20 इयर्स का एक जेस्टेशन पीरियड है, विच इज अगेन मैं आज के पर्सपेक्टिव से अगर पूछना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स यंग हैं, यूथ हैं, जो 2 मिनट नूडल्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जनरेशन में बड़े हो रहे हैं, तो उनको ये स्लॉगिंग पीरियड बार्गेन करने में, आप कैसे नेगोशिएट करने में, बार्गेन करने में, उनको ये समझाने में किस तरह से आप इसको आगे रखेंगे कि एक्चुअली दिस इज द जेस्टेशन पीरियड और इतना आपको देना पड़ेगा उस लेवल पर आने के लिए, तो वो क्या थॉट प्रोसेस है सर इसका? द वेरी फर्स्ट थिंग इज नेचर है, ये प्रकृति है, कुदरत है, इसके ये नियम कानून है, उसने ही बनाए हैं, हमने नहीं बनाए, और देखा जाए तो हमको भी उसी ने बनाया है। अगर नई जनरेशन की बात कर लो या किसी भी जनरेशन की बात कर लो, हम लोग अगर गॉड में बिलीव करते हैं, ईश्वर में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, तो हम होते कौन है उससे सवाल पूछने वाले? उसने हमें बनाया है ना, यही सब मानते भी हैं, यही लिखा भी है, देन हम कौन होते हैं उससे ये पूछने वाले कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, मैं इस काम को ऐसे करूंगा, एंड डोंट टेल मी हाउ टू मेक अनदर व्हील। इसी चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊं, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात सुनाई देगी, लेकिन मेरे दोस्तों मैं ऐसा ही हूँ यार, थोड़ा सा सनकी हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा। हम लोग आप बीटन पाथ नहीं चलते, which is beautiful. Yes. लोग बाग, हम लोग मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर लेता हूँ इसमें, हम लोग मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, मतलब और पूजा के जगह ही बनाते हैं, और उसमें भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं, मतलब बैठाते हैं, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये भगवान का घर है, राइट, है ना। राइट। तुम्हारी औकात कब से हो गई इतनी कि तुम भगवान को घर देने निकल पड़े? उसने तो पूरा संसार बना के तुम्हें दे दिया, तुम उसको घर देने चले हो? जी, इतने बड़े हो गए तुम जी, इतनी औकात हो गई तुम्हारी। बिल्कुल। सो कुदरत, भगवान, ये वही है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। क्या कोई किसी एक बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले हो सकता है क्या? 3 महीने में करा के दिखाओ, तो ये फालतू की बात है। तो 15 साल से 20 साल लगने हैं तो लगेंगे, तुमको 2 मिनट नूडल खाना है तो खा लो, लेकिन कोई भी अगर आपको स्किल डेवलप करनी है ना, एक्सपर्ट बनना है, लेजेंड बनना है, एंजॉय करना है उस स्किल को, तो 15 साल तो लगेंगे। नहीं लगाना चाहते, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो जो करना है करो। कुछ लोग अभी भी हैं, आगे भी होंगे और पीछे भी थे, जो 15 साल के रूल को अप्लाई करेंगे। अब आप सोच लीजिए, आप उस 15 साल में हैं या नहीं। उस एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करते हैं कि नहीं? जी। अरे बाबा जी, और चलो थियोरेटिकल बातें छोड़ो यार, प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना। यू नेम वन पर्सन, किसी भी फील्ड का उठा के एक व्यक्ति बोल दो, नाम ले दो, जो लेजेंड हो अपने फील्ड का, साइंस, म्यूजिक, फिल्म, स्पोर्ट्स, बुक्स, एनीथिंग यार,
कुछ भी, डॉक्टर्स, कोई भी, किसी भी फील्ड का एक लेजेंड उठा के नाम रख दो और उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री देख लो, उसे 15 साल से ज्यादा ही लगे हैं उस जगह पे पहुंचने में। तो आज की जनरेशन में क्या कुछ ज्यादा ही पर लगे हैं कि वो 2 महीने में बन जाएगी? 15 साल तो लगेंगे बेटा लगेंगे। अब तुम पत्थर से कितना भी सर फोड़ लो, 15 तो लगेंगे। सो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सो वी कैन नॉट डिनाई नेचर। तो बोइशन की इस बात से मुझे बिल्कुल परफेक्ट, मतलब आई एग्री विद दैट एंड आई एम ऑन माई जर्नी। मैं जिस भी उम्र पर हूं, मेरे को 6 साल हो गए हैं काम करते हुए, आई फुल्ली एग्री कि अभी 14 साल मुझे और काम करना है। राइट, देन आई विल बिकम अ लेजेंड, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो मैं लगा हूं। अब कोई कहेगा अबे यार तब तक तुम जिंदा भी रहोगे क्या, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे उसकी परवाह नहीं है। राइट, मैं अपने as long as, हाँ जी मैं सफर में हूँ जी, मैं चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो इस वजह से बोइशन की बात मैंने वहां पर मेंशन की। एंड नई जनरेशन को इस बात को समझना चाहिए। जी। एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा और मैं इसको बिल्कुल 100% मानती हूँ और मैं बहुत अपने आप को आउट ऑफ द प्लेस फील करती हूँ ये व्यू रखने के लिए, क्योंकि कोई इससे मुखातिब नहीं होता, कोई इत्तेफाक नहीं रखता, बट आई अग्री। बट बिकॉज हमारे लिसनर्स हैं और बिकॉज हम सभी को एड्रेस कर रहे हैं सर, तो जो किलिंग इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियल एंगल है जिसके बारे में बुक में लिखा गया है, जो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के साथ आप कैसे खड़े होते हैं कि किसी भी चीज में अगर कमर्शियल एंगल जोड़ देते हैं तो एलिजिबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं आपके विजन में, आपके थॉट प्रोसेस में? ये किस तरह से पैशन को, उसकी प्योरिटी को, उसकी एलिजिबिलिटी को किल कर देता है कमर्शियल एंगल? ये बताएं। ओके, वन एग्जांपल दूंगा मैं, जो कि मेरी जो पहली वाली बुक, मतलब वैसे तो देखा जाए एकलव्य मेरी पहली बुक है, माय डियर एमआर तो उसके बाद आई थी, लेकिन माय डियर एमआर में मैंने इस बात का, इस क्वेश्चन का जवाब दिया है तनुषा। बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने जिस वक्त मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था और उस जर्नी में था, मैंने देखे थे जब उनका इंटरव्यूज होते थे और बात होती थी तो उनका फोकस हमेशा रहता था कमर्शियल एंगल। आपने कमर्शियल वाली बात की ना, तो इसीलिए मैं कोई नंबर नहीं चूज करूंगा, कुछ उसको दूसरा टर्म नहीं बोलूंगा, कमर्शियल एंगल पर उनका फोकस होता था सिर्फ कि साहब पूरे इंटरव्यू के दौरान अच्छा कैंडिडेट होता था, सचमुच उसने अच्छा काम किया होता था, और इंटरव्यू के आखिरी में आते आते वो इस बात पर आ जाते थे मैथमेटिक्स को लेकर कि साहब मेरे को इतना पैकेज इस प्रेजेंट कंपनी में मिलता है और मुझे 35%, 40%, 45%, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट करके वो बोल देते थे, 35%, 45% की ग्रोथ चाहिए मेरे पैकेज में। एंड देन उनके अंदर इतनी ऑडेसिटी भी होती थी बोलने के लिए कि देन ओनली आई विल जॉइन, अदरवाइज आई वोंट। और मेरे को उसी वक्त लगता था, हाय राम, ये इतना अच्छा कैंडिडेट है बट ही इज किल्ड, इज फिनिश्ड। तो जैसे ही, मतलब मैंने मन बना लिया था, मेरे बगल में बैठा हुआ एचआर मैनेजर ने भी मन बना लिया था कि इस बंदे को हम ले लेंगे, अच्छा पैकेज देंगे, इसकी ग्रोथ होगी, विल मेक अ मैनेजर आउट ऑफ हिम, सब करेंगे। लेकिन उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, अपने पैर कुल्हाड़ी पे मारे। उसने कमर्शियल एंगल लाकर अपनी एलिजिबिलिटी को खत्म कर दिया। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका ये पहला आंसर है, ठीक है। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। और फिर पूरे 35 साल के जर्नी में मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने ये काम किए, और वो मजेदार वाली बात है, 4-5 साल के बाद दे आर नोवेयर, वो सचमुच खत्म हो गए। वो किसी छोटी छोटी कंपनियों में मतलब सैल्वेजिंग कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से जिंदगी कट जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्मार्ट बनकर कमर्शियल एंगल को लाए। जिन्होंने कमर्शियल एंगल को नहीं लिया, वो मेहनत करना चाहते थे, वो ग्रो करना चाहते थे, बड़े बनना चाहते थे, तो वो चुपचाप लगे रहे, जो मिला कोई बात नहीं। एंड दे रीच्ड द लेवल्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर, और क्या क्या शानदार पोजीशंस पर हैं वो आज। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल तो भला मैं और क्या देखूं। करेक्ट। कमर्शियल एंगल का दूसरी बात बताता हूं आपको।
बहुत बहुत सारे यहीं पर हमारे मतलब इसी जॉब में जहाँ पर मैं अभी हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स आए। ऑफ कोर्स कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं किसी का नाम तो ले ही नहीं सकता। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए जिनके प्रोग्राम बने, और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे प्रोग्राम के दौरान ये बताया कि कभी तो बिल्कुल क्लियर बता दिया, कभी तो छुपा के बता दिया दैट आई एम बिग, मैं बहुत बड़ा हूँ, और बहुत बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तो मुझे पैसा देते हैं परफॉर्म करने के लिए, और मुझे इनवाइट करते हैं, और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जबकि हमेशा मैं बोलता रहा कि एक कला, और बहुत सीरियसली मैं मानता हूँ कि एक कलाकार को अंबल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सॉफ्ट होना ज़रूरी है, मतलब सर झुका के चलने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सर उठा के चल रहे थे। ठीक है, हमने भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, वंस इन अ वाइल्ड मून ऐसा हो जाता। प्रोग्राम बना, हो गया। फिर इसके बाद पूरी की पूरी जो भी हमारे ऑडियंस है, उनमें से कभी कोई आवाज़ नहीं आई कि उनको हम वापस सुनना चाहते हैं, या मतलब फिनिश्ड, खत्म। बाकी बहुत बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं जो लगातार राइज करते ही जा रहे हैं, एंड दे आर यू नो सो लवेबल, आपस में मतलब कोलैबोरेट कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने जरा सी भी ऐसी कोई बात की, दे आर गॉन, कोई सोचता भी नहीं कि ऐसा था। सो दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ कमर्शलाइजिंग, और एटलीस्ट ट्राइंग टू टेल कि जी मेरे को तो लोग बुलाते हैं और पैसा देते हैं, खत्म हो जाता है। सो इस वजह से मैंने लिखा। और फिर हाँ, वो 3 इडियट्स वाली मूवी थी ना, जिसमें आमिर खान ने कहा कि चेज द एक्सेलेंस, है ना? यस, कामयाबी झक मार के आएगी जी, काबिल बनो, पहले काबिल बनो यार, पहले एलिजिबल बनो, पहले एकलव्य बनो। पैसा तो पीछे पीछे इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। एग्जैक्टली जी। सो आई एम ऑन दैट जर्नी, और आई सिंसियरली बिलीव इन दैट। बहुत ही खूबसूरत सर। आगे चलते हैं। ग्रैंडपा एलिजिबल के बारे में भी आपने बात किया है, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल है इस बुक का, जहाँ पे लाइफ बिगिंस एट 60। आपने कर्नल सैंडर्स जो हैं KFC के ओनर एंड फौजा सिंह जैसे लोगों के एग्जाम्पल्स दिए हैं। और हमारी सोसाइटी में जहाँ पे हम 60 पर आते आते, अब तो नहीं बट आज से कुछ समय पहले भी 60 तक आते आते हम बिल्कुल अपने आप को ऐसे सल्किंग मोड में ले आते थे। तो इस स्पेस में आपने लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एल्डर्स, फॉर ग्रैंडपा जनरेशन की बात की है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है सर, अगर उसके बारे में बताएं, और वो किस तरह से जान फूंक सकता है किसी somebody who's aged, who's reached 60 और फिर भी उनकी जर्नी वहां से शुरू हो। देखो तनिषा, बहुत सिंपल सी बात है यार। मेरा काफी समय से ये मानना है कि हमारे दिल का एक कोना हमेशा बच्चा रहता है। वो मरता कभी नहीं है, वो सो जाता है बस। तो उसको जगाइए, उसके साथ खेलिए, उसको खेलने दीजिए। और बच्चे की एक इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है कि उसको सीखना होता है। वो हर समय सीखने के मोड में रहता है। एक्सपेरिमेंटर्स होते हैं बच्चे सबसे बड़े। आग में भी हाथ डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी में भी हाथ डाल दें, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया उस बच्चे को क्यों सुला दिया? आप इतने बड़े कब से हो गए कि आपने इस दुनिया की सारी चीजें सीख ली? देन साइंस बोलती है, और मैं इस बात को रिपीट करता रहता हूं, कि जब तक कोई भी व्यक्ति सीखता है तब तक वो बूढ़ा नहीं होता। एब्सोल्युटली। चाहे आप लैंग्वेज सीखे, साइंस बोल रही है यार, मतलब ये तो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं कि आप म्यूजिक सीखें, लैंग्वेज सीखें, तो आपके ब्रेन सेल्स की जो इलास्टिसिटी है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी वो मेंटेन रहती है। एब्सोल्युटली, है ना? आपके मोटर कंट्रोल्स हुए, वो सब कुछ अच्छे रहते हैं, जो बुढ़ापे में गड़बड़ होने लगते हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा लगता है। और फिर बोलते हैं ना, ये पुराने जमाने से बोला जा रहा है कि बच्चा बूढ़ा एक समान। यस। तो भाई सिर्फ बोलने में ही है, या इसको प्रैक्टिकल भी लेकर आए? अगर बूढ़े हो गए हैं तो दोबारा बच्चे बन जाइए ना, दोबारा से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या फर्क पड़ रहा है? कौन आपको आके टोकने वाला? क्या बड़ाऊ, अब पढ़ने चला है तू? दिमाग खराब है? मरने के दिन हो गए, कब्र में लटके हुए टांग, ये इन बोन। अरे जी।
यार मतलब आई एम नो वे वाइज टू एग्जैजरेट ऑन दिस एंड आई एम नॉट गेटिंग मैग्नानिमस हियर, लेकिन इस उम्र में आके 58 साल की उम्र में आके मैंने मास्टर्स किया ना, एंड नाउ आई एम डूइंग माय पीएचडी। तो मेरे क्लासमेट्स बीएचयू वाले जो है वो कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बड़ा मरने वाला है और अभी तू पीएचडी करेगा, फायदा क्या फायदा हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा? जब तक तू पीएचडी करके खत्म करेगा तो कहीं पढ़ाने पढ़ने की एलिजिबिलिटी तेरी खत्म ही हो चुकी होगी। मैंने कहा मैं पढ़ाने के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, मैं अपनी स्किल डेवलपमेंट मैं के लिए सिर्फ कर रहा अपने हूँ। आप को जवान रखना है मुझे। जी जी, आई एम 58 एंड आई एम गोइंग टू लिव येट अनदर 58 years, सो मैं तो अभी बच्चा हो गया हूँ, आई एम ए किड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए- और फिर से वही बात, हाँ। जी, कमर्शियल एंगल आते ही उसका जो प्योरिटी है, जो खत्म हो उसकी जो जाती जर्नी है वो खत्म हो जाती है। जी अब जी जी। आगे बढ़ते हुए हमारे ही ग्रुप में देखिए ना, लोग हैं, यस लोग हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो आई एम सो प्राउड ऑफ आलोक जी, आई एम सो प्राउड ऑफ आरती, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एब्सोल्युटली। हम इस उम्र में आकर एक नया वेंचर, अरे यार कितना Yes. मजा आ रहा है। आलोक जी प्रोग्राम बनाते बनाते रात के 2 बज जाते हैं उनको, बताएं। कितनी मेहनत कर रहे हैं वो यस, तो एंड come एट on. दिस एज। एट दिस एज। तो यार बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो लाइव एग्जाम्पल्स है एकलव्य के, बिल्कुल। इससे ज्यादा हाँ, अच्छा और हमारी क्या? टीम में इतने सारे लोग तो हैं। फिर? जी जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सीरियसली एकलव्य लिखना मेरे लिए वर्थ हो गया। हाँ, जीवंत हो गए हाँ, कैरेक्टर्स। जीवन तो के सामने है मेरे, जो चैप्टर मैंने लिखा ग्रैंडपा वाला वो सामने है। जी जी जी। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करा उसमें, लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी के साथ साथ। जी करेक्ट जी। करेक्ट। ब्यूटीफुल सर। चलिए सुनते हैं इन्हीं प्यारी बातों के बीच एक और खूबसूरत सा गीत आपकी फरमाइश पे सर। There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out,
अब हम डिकोडिंग द ईगो राइट के बारे में अगर बात करें सर, इस बुक में आपने लिखा है कि कई बार ईगो राइट पे होते हैं हम, जब हम लाइफ में कुछ चुनते हैं, कोई स्किल चुनते हैं, कोई रास्ता चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ईगो से ड्रिवन हो जाते हैं, या तो पीयर प्रेशर होता है या वो हमारा खुद का इनर ईगो होता है। तो एक आम इंसान ये बात कैसे पहचाने कि उसका रियल पैशन क्या है, मतलब उसकी रियल जर्नी क्या है, सही समय पे पहचाने और सिर्फ ईगो ट्रिप पे ना रहे, क्योंकि ये पूरा आगे का रास्ता मैप गलत हो जाता है, पूरा आपका जीपीएस एकदम हिल सकता है एक ईगो ट्रिप पे गलत राइड ले लेने से। तो वो कैसे डील करे कोई? बाप रे, ये जो चैप्टर है ना, ये सचमुच सबसे डिफिकल्ट था है। और ये जो मेथड है या इस चीज को रियलाइज करना कि हम ईगो ट्रिप पे ना रहें, या इस बात को भी रिकॉग्नाइज करना कि हम ईगो ट्रिप पर हैं, आइडेंटिफाई करना, ये रिकॉग्नाइज करना कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है। ईगो है ना, ईगो जो है वो हम लोगों को बोलती है कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, आई नो द बेस्ट अबाउट यू, और जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वही तुम्हारे लिए अच्छा है, तो किसी और की बात मत सुनना। तो हम उसको अपना अच्छा दो। तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है, लेकिन फिर भी मेरी इस बात को सुनकर या मेरी किताब को पढ़कर आपको ये बात परेशान करती है कि व्हाट इज ईगो ट्रिप, और ईगो ट्रिप से हम कैसे दूर हो जाएं, कैसे आइडेंटिफाई करें, वगैरह वगैरह। तो ये दोस्तों बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर कर लिया तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपसे ज्यादा अच्छा लेजेंड आपके फील्ड में कोई होगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम है अपनी ईगो को पहचानना। होता क्या है कि मैं पीछे एक एग्जाम्पल हुआ था आज से 2 साल पहले। एक भद्र महिला थी, उन्होंने मुझे संपर्क किया कि मुझे गाना गाना है। ओके, तो कभी हमने एक दूसरे से मिलने का तो मतलब ही नहीं होता। गाने आए उनके ऑडिशन के लिए, और बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करने लायक नहीं थे। ओके, वो बिल्कुल भी म्यूज़िक के साथ नहीं चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ था। जी। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा पोलाइटली कहा, मैंने कहा मैम ऐसा है कि आप एक बार और रिकॉर्ड करके भेजिए। जी। ये 2 सॉन्ग जो हैं वो डायरेक्टर्स जो हैं वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म हो गया। एब्सोल्युटली। उन्होंने दोबारा किए, दोबारा भी वही सेम मिस्टेक। तो मैंने उनसे कहा, मैम आई मोस्ट अर्नेस्टली एंड पोलाइटली रिक्वेस्ट यू कि जब आप गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं तो क्या आप नहीं सुनते हैं उनको? आप तो सिंगर हैं, कलाकार हैं, तो इस कला की जो बारीकियां हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो तो आपको पता होंगे ही ना। क्योंकि जब आप गा रहे हैं तो आप गाने सुनते भी होंगे, और कई सालों से सुन रहे होंगे, बहुत लाखों करोड़ों सुन चुके होंगे। तो क्या आपके गायन में आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। देखो, अब समझो, ये यहाँ पर आ गया ईगो राइडिंग, लाइव एग्जांपल। लाइव। तो मैंने बहुत ज्यादा पोलाइटली, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं किसी को प्रमोट नहीं कर सकता तो किसी को रिजेक्ट करने का भी हक मुझ में नहीं है। तो मैंने बहुत ज्यादा पोलाइटली कहा कि मैम एक्चुअली आप ऐसा करो, 2 गाने और रिकॉर्ड करो, है ना। और एक काम करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सब लोगों को एक बार सुनाओ कि मैं ये ऑडिशन के लिए भेज रही हूँ, क्या ये गाने ठीक हैं? और मुझे सच बताना प्लीज, ये मत सोचना कि मेरा दिल टूटेगा। तो नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ। फिर तो साहब वो बहुत नाराज हो गई और उन्होंने कहा मैं आगे कभी गाना ही नहीं गाऊंगी, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और ऐसा है गया वैसा हो गया। अब मैं क्या कहता उनको। लेकिन ये ईगो राइडिंग का एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था कि उनके फ्रेंड्स ने, उनके रिलेटिव्स ने, उनके फैमिली मेंबर्स ने भी उन्हें नहीं बताया कि आप सही नहीं गा रही हो, और वो अपने ईगो के घोड़े पर चढ़ती, तोड़ती रही।
डिजास्ट्रस Disastrous. तो ईगो राइड की बात मैं वहां कह रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा, प्लीज अगर आप एक अच्छे कलाकार बनना चाहते हो तो मृदुल बनिए, अपनी ईगो को किनारे रख दीजिए, जमीन पर बैठिए और अपने को पहचानिए। देखिए, हो सकता है आप एक अच्छे गायक ना हो सकता है आप एक अच्छे लेखक हो सकता है आप अच्छे म्यूजिशियन हो। अब दोस्तों, मैं यहाँ ओपन बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, बिना डरे बोल रहा हूं कि मैं समीर गोयल एक गायक नहीं है। नहीं है तो नहीं है। आई एम नॉट स्केयर्ड, राइट। बट मुझे पता है दैट कि मुझे ये चीज मालूम है कि मैं एक अच्छा रेडियो दोस्त हूं। मैं उस स्किल को बढ़ा रहा हूं, मैं उस स्किल सीख रहा हूं और आप सब लोगों की मदद से मैं आगे बढ़ रहा हूं। बट आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, आई एम नॉट अ सिंगर, सो लेट मी एक्सेप्ट दिस। राइट। ब्यूटिफुली आंसर्ड सर एंड वेरी प्रैक्टिकली आंसर्ड। बहुत मजा आया ये जवाब सुन के, और बहुत सारे अंदर ऐसे रिलेटेबल चीजें चल रही थी, तो कभी और डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। एक और मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपसे। आपने जिस तरह से, क्योंकि हमने हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में भी ये बहुत सारा डिस्कशन किया था कि कैसे आपने 30 इयर्स एक बहुत इलस्ट्रियस कॉर्पोरेट करियर आपका रहा, उसके बाद आप इस जर्नी में आए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, रेडियो पर्सन एंड एवरीथिंग। तो ये जो रास्ता आपने चुना, क्या आपने अपनी लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी इस रास्ते में, इस जर्नी में टेस्ट करी, और क्या आपको भी वो डिसएडवांटेजेस फील हुए जो एकलव्य ने शायद कभी महसूस किए होंगे आप अपनी इस जर्नी में? बिकॉज नेचुरली इट वाज अ शिफ्ट, तो वो किस तरह से अनफोल्ड हुई आपके लिए? जिस वक्त मैं कॉर्पोरेट में चल रहा था तो मुझे इस रास्ते पर आना चाहिए के लिए बहुत सारे हिंट मिलते रहते थे, लेकिन मैंने उन पर कभी गौर नहीं किया, बहुत ज़्यादा फोकस करके उनके बारे में सोचा नहीं कि ये शायद मेरे लिए एक स्किल हो सकती है जिसको मैं डेवलप करूं। हिंट बोल दे तो मीटिंग्स के दौरान सबऑर्डिनेट्स या कभी बॉसेस या कभी ट्रेनिंग मैनेजर या कभी डॉक्टर्स या मतलब बहुत सारे लोग बोलते रहते थे कि ओके ओके, है ना, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज गुड, यू स्पीक गुड, एंड आपने ये बात समझाई तो हमें समझ में आ गई, समथिंग एंड इट स्टेड विद अस। और ठीक है, फिर इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और वक्त गुजरता गया, कुछ और बुक्स आ गई, बुक्स पढ़ता रहा, तो धीरे धीरे वो एक बीज जो गिर गया था दिमाग में वो बड़ा होने लगा कि ये जो कॉर्पोरेट करियर वाला मामला है ये हो गया, बहुत हो गया। नाउ आई शुड स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन माई स्किल्स एंड दैट इज वॉइस ओवर, है ना, उसके ऊपर जाना चाहिए। और फिर बस अचानक से क्या हुआ कि ये वॉइस ओवर का जो फील्ड था इसके बारे में कुछ नहीं पता था, नथिंग। ऑफ कोर्स कब एग्जिस्ट तो ये किसी जमाने से करता था, कर रहा है, राइट, लेकिन कभी गौर ही नहीं किया था। वो अचानक से सामने आ गया तो लगा कि यार चलो फिर इसको डेवलप करके देखें, रिकॉर्डिंग करके देखें। रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, बहुत ही ज़्यादा रॉ, फ़ोन के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, करते गए, आगे बढ़ते गए। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब मैं खुद एकलव्य बन गया कि यार मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ लेकिन ना तो कोई सुन रहा है और ना कोई बोल रहा है, ना कोई कमेंट कर रहा है। जाहिर से बात है यूट्यूब, मतलब यही समझ में आया कि यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दो। मुझे अच्छी तरह से याद है 100 लोगों का सब्सक्राइब करवाने के लिए ऐसी तरह जान लगानी पड़ी मुझे, लोगों का फ़ोन छीन कर मैं उसके ऊपर सब्सक्राइब करता था कि अबे 100 हो जाए किसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये लगा कि नहीं, ये तरीका तो गलत है। मैं उनका फोन छीन कर, क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, यस, नहीं, मैंने सब्सक्राइब कर भी दिया आपका फोन छीन के, और आपने सिर्फ मेरी इज्जत रखने के लिए कि अरे यार इसे बुरा लगेगा बुढ़े को तो कर लो यार, लेकिन सुनोगे कभी नहीं आप मुझे। जी सुनोगे कभी नहीं तो फिर फायदा क्या? जी। तो आई ट्राई टू गेट इन टच विद फ्यू वॉइस ओवर आर्टिस्ट, राइट। तो मतलब मैं कुछ द्रोणाचार्य ढूंढने निकला कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या चीज़ है, क्या है, थोड़ा आप मुझे समझाएंगे क्या, थोड़ा बताएंगे क्या, है ना? और उन्होंने बिल्कुल ठीक द्रोणाचार्य की तरह मुझे रिजेक्ट किया। ओह, बिल्कुल। अरे यार
पता नहीं ये रियलाइजेशन है कि ये इस संसार में ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते लोग। नहीं करते सर, नहीं करते, और वो बढ़ता जा रहा है। दुख ये है कि वो एक चीज बढ़ती जा रही है। जी जी। एक दूसरे को सपोर्ट करने में उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरी चीज छीन के ले जाएगा। हाँ, हाँ। तो मतलब बहुत ही, जैसे उन्होंने कहा कि अरे साहब ऐसा है, आवाज तो आपकी ठीक ही है लेकिन उर्दू सीख लीजिए आप, वक्त लगता है इसमें, उर्दू सीखिए आप। मैंने ठीक है जी। मैंने कहा कैसे करते हैं सर, क्या होता है, मैं क्या इंस्ट्रूमेंट्स कैसे लूं? कहते अरे यार बहुत महंगे महंगे होते हैं। मतलब दे ट्राई टू डिस्करेज मी, है ना, कि माइक लोगे, ये करोगे, वो करोगे, 50,000 लाख रुपए का खर्चा है, ऐसा है वैसा है। तो बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट हुआ। मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है। फिर इसके बाद दिमाग में खटका बैठ गया कि ऐसी कम तैसी अब तो करना है, चाहे फोन से ही करना है, फोन पे ही रिकॉर्डिंग करूंगा। फिर YouTube पर देख देख के कि कैसे इसको क्लीन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 6-7 years इस मुकाम तक आया। जी जी, बताइए। तो बात ये एलिजिबिलिटी की हो रही है, एकलव्य की हो रही है। सो तब मुझे लगा कि यार मैंने अगर कि एकलव्य लिखी है तो अगर कोई सीखना जीनी चाहिए या जी, कोई सीखना चाहे तो मैं सिखाऊंगा उसे, जरूर सिखाऊंगा। जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स आप द्रोणाचार्य नहीं बने। आपने एकलव्य की जर्नी से ये सीखा कि द्रोणाचार्य नहीं बनना है, बस द्रोणाचार्य नहीं बनना है जी। जो भी सीखना चाहेगा मैं उसको जरूर सिखाऊंगा। बिल्कुल। और मुझे जिस तरह से आपने अपने अम्ब्रेला में लिया, तो मैं तो बिल्कुल एकलव्य ही फील करती हूँ। और थैंक गॉड कि आप द्रोणाचार्य नहीं थे, और आपने कितनी खूबसूरती से इस कैरेक्टर को जिया। और मेरे लिए इसीलिए ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन था कि एक्चुअली आपकी भी जर्नी में, चाहे एकलव्य कोई भी हो, किसी भी जनरेशन में हो, डिसएडवांटेजेस तो आज भी वही हैं। अगर आप निकलते हैं कुछ अपना प्योरिटी ऑफ टैलेंट लेके, तो इसी तरह की जर्नी होती है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप उस तरह से नहीं है, और आपने मेरी एकलव्य की जर्नी, जो मैं एज एन एकलव्य निकली थी, उसको बहुत आसान कर दिया। तो बहुत 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 शुक्रिया सर। नो, डोंट वरी अबाउट दैट। मोरओवर आई शुड बी थैंकफुल टू यू, क्योंकि देखो ना दिस इज इम्पोर्टेंट। कभी भी किसी भी टीचर को ना घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट उससे आकर सीख रहा है ना, तो एक्चुअली टीचर शुड बी ओब्लाइज्ड कि उसको अपने ज्ञान को आगे परकोलेट डाउन करने का उसे मौका मिल रहा है। नहीं तो रहो अपने कुकून में, बने रहो टीचर, कौन मतलब हु द हेल आर यू देन। तो अगर मैंने तुम्हें कुछ भी सिखाया ना, तो ऐसा देखा जाए, अगर मैं इसको दूसरे एंगल से कहूँ ना, मेरी लीगेसी आगे बढ़ी है। नाउ आई कैन ओवर द 20-25 साल बाद, या मे बी 10 साल बाद, या मे बी 5 साल बाद, आई कैन एक्चुअली सी। Now listen to this very, very carefully. I can see myself in you. This is so, oh God. It's okay. 10 साल के बाद मैं अपने आप की प्रतिबिंब, अपने की छाया, अपने आप को तुम्हारे अंदर देख पाऊंगा कि ऑल राइट, हाँ कहीं तुम्हारी आवाज गूंजती सुनाई देगी, तो मुझे लगेगा ओके, यस, this is so special. It really doesn't matter कि you would remember me or not. ये बिल्कुल इस मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, right? Get it? Right. So ऐसे तो कभी होगा नहीं। नहीं। But हाँ, okay. जी, beautifully answered and really like very special for me. जो आपने कहा वो मेरे शायद जहन में हमेशा रहेगा, and it really will fuel me कि I have to get better and I have to become a प्रतिबिंब जिस पे आपको गर्व हो। Correct. और जिस पे आप दुनिया को बता सके कि हाँ ये मेरे अंदर थी, कभी इसको मैंने ट्रेन किया। जी। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत इसी प्यारी बात के बीच में, रूबरू रोशनी फ्रॉम द फिल्म रंग दे बसंती। ऐ साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया। रूबरू
जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया, वो खिल गया, वो लोहा था पिघल गया, खिंचा खिंचा मचल गया, सितार में बदल गया। रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। आंधियों से झगड़ रही है लौ मेरी, अब मशालों सी बढ़ रही है लौ मेरी, नामो निशान रहे ना रहे ये कारवां, रहे ना रहे उजाले में पी गया, रोशन हुआ जी गया, क्यों सहते रहे। रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। साला ऐ साला ऐ साला। Beautiful song, beautiful song. ब्यूटीफुल सॉन्ग इंडीड एंड अ ब्यूटीफुल फिल्म। इस फिल्म में भी खैर यूटोपियन सोसाइटी की बात कहीं ना कहीं हुई है, बट वो पाना, उस तक पहुंचना अब तो बहुत ही डिस्टेंट ड्रीम हो गया है सर। तो आपने बुक में भी एक यूटोपियन सोसाइटी की बात की है, जहाँ पे जो विजन है वो क्लियर है, जलन नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनकी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी के जरिए हम एक ऐसी टेंशन फ्री दुनिया बना सकते हैं, या ये सिर्फ एक बहुत डिस्टेंट ड्रीम है जो सिर्फ हमारी ख्वाहिशों में है और कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाएगा? तनुषा, सच्ची है कि है तो ये डिस्टेंट ड्रीम, दैट इज द फैक्ट, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में आएगा इसका मुझे भरोसा है, क्योंकि उसके आने के इशारे दिख रहे हैं मुझे, शायद लोगों को ना दिख पा रहे हो। पहली बात तो यूटोपियन सोसाइटी है क्या, लोगों को ये समझ में आने में ही परेशानी हो जाएगी। जी। लेकिन उसके इशारे आ रहे हैं, ये भी जानने में उनको बहुत कि यार ये पागल है आदमी, क्या ये कैसी कैसी बातें करता है, तो ये विजन कैसे देख रहा है। हाँ, मतलब ये क्या यूटोपियन सोसाइटी है, उसके इशारे और डिस्टेंट विजन और ये इनवोन। बट द पॉइंट इज
देखो, इसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर बोलूँगा। दोस्तों, आप लोग सब लोग तनुषा को जानते हो, आप लोग सब लोग मुझे जानते हो, ओके? नाउ तनुषा इज डेवलपिंग हर ओन स्किल्स। उसका अपना पोटेंशियल है, उसका अपना क्लिशे है, उसका अपना निशमार मतलब क्लाइंटेल है, द वे शी टॉक्स, द वे शी सेलेक्ट्स पीपल एंड वगैरह वगैरह। मेरा अपना है ना? तो मेरा उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। जिस वक्त मैं तनुषा के साथ कॉम्पीट करना बंद कर दूंगा, एसएन रेडियो विल बिकम अ यूटोपियन सोसाइटी। क्योंकि देखिए, समझिए इस बात को, बातें इधर की उधर की पहले मैं बनाता था। मैंने तनुषा को दे दिया कि लो तनुषा तुम बनाओ, क्योंकि तनुषा को अपनी स्किल डेवलप करनी है। तो वो कब करेगी? जब उसको मौका मिलेगा तभी तो। अगर मैं उसे मौका ही ना दूं, नहीं, बातें इधर की उधर की तो मेरा प्रोग्राम है, आज के कलाकार मेरा है, प्रेरणादायक गीतें मेरा है, दिव्य दर्शन मेरा है, सब कुछ मेरा ही है, जिंदगी के रंग गीतों का रंग मेरा है। अरे सब कुछ मेरा ही है, तो तनुषा डेवलप कब करेगी? तो अगर तनुषा डेवलप होगी तो उसमें मेरा क्या नुकसान है दोस्तों? मेरा तो कोई नुकसान है ही नहीं ना। रेडियो ऐसा नहीं डेवलप हो रहा है, राइट। एंड तनुषा इज नॉट माई कॉम्पिटिटर, वी गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। तनुषा कैन नेवर बी माई कॉम्पिटिटर, है ना? शी इज माई पार्टनर, शी इज माई एसोसिएट, शी इज माई ब्रदर इन आर्म्स जो कहते हैं। वो भला मुझे कैसे कौन? सो जिस दिन हम सब ने आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करना बंद किया, ये सोसाइटी यूटोपियन हो जाएगी। तो जब मैंने कहा ना इशारे दिख रहे हैं, तो यही इशारे दिख रहे हैं। कुछ चॉजन वंस, आलोक, आरती, तनुषा, नितिन, इंद्रानी, वासु, यही लोग हैं जो आपस में कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट कॉम्पीटिंग, राइट, दे आर ग्रोइंग टुगेदर, यस, एंड हेल्पिंग ईच अदर ग्रो, यस। ये यूटोपियन सोसाइटी ही तो बन रही है, और क्या हो रहा है? Beautiful, sir. Yes. And I'm so proud to be a part of it. Yes. Great. बहुत ही सुंदर। I hoप हम वो सोसाइटी डेवलप कर सकें, सिर्फ एसएन रेडियो पर नहीं और बहुत सारी जगह, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है जी इस डिस्टोपिया से निकलने की। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके, और बहुत 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 ग्रैटिट्यूड टू यू कि आपने मुझे अपना समय दिया और आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको इंटरव्यू और पॉडकास्ट कर सकूं आपके साथ। थैंक यू सो मच। आई हैड बीन वेटिंग फॉर सम एकलव्य टू कम एंड टॉक टू मी। आई एम सो ग्लैड, आई थिंक डिवाइन इंटरवेंशन था ये। यो जी चलो, थैंक यू सो मच, फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं, पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार। वो ही